गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमने पार्ट पहला दो बैलों की कथा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। 8 क्वेश्चन आंसर हमने किए कल और क्वेश्चन नंबर 9 है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए अभी तक आप लोगों ने नहीं लिखा होगा या नहीं पढ़ा होगा। इसका मीनिंग है आशय स्पष्ट कीजिए मतलब जो भी सेंटेंस या वाक्य यहाँ पे दिया जाता है उसका हमको अर्थ बताना है कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका सही अर्थ क्या है वो बताना है। अभी आप लोग 8 तक जो पढ़ते थे अर्थ स्पष्ट कीजिए या आशय समझाइए, उसमें आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ रहती होंगी या दोहे रहते हैं, पद रहते हैं, छंद रहते हैं, उसको आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप करते होगे। लेकिन आशय स्पष्ट कीजिए में अभी जब 9 से लेके आप 12 तक देखोगे तो ऐसे कुछ वाक्य रहते हैं, ऐसे सेंटेंस रहते हैं जिनका आपको मीनिंग बताना रहता है। जरूरी नहीं कि उसमें पद हो, दोहे हों, कुछ वाक्य भी दिए जाते हैं, उनका मीनिंग आपको समझाना रहता है। तो यहाँ पे आशय स्पष्ट कीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगी और ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपने पूरी कहानी पढ़ी है तो कहानी के हिसाब से इसमें आपको समझ में आ जाएगा, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि ऐसे कोई वाक्य हैं जिनको आपको मीनिंग नहीं समझ में आया उनको मैं लिखवाऊं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पहला है अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। लेखक का ऐसा मानना है इस कहानी में कि भगवान ने जो पूरी सृष्टि की रचना की है, जितने सब कुछ बनाया है भगवान ने संसार के लिए, पेड़ पौधे, नदियाँ, समुद्र, तालाब, जीव जंतु, पक्षी, पशु, जो भी भगवान ने बनाया उसमें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जो रचना है भगवान की वो क्या मानी जाती है? मनुष्य। क्योंकि मनुष्य को भगवान ने बोलने की शक्ति दी है, सोचने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, अपने भाव अभिव्यक्त करने के लिए वाणी दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, आप दूसरों के भाव मतलब विचार समझ सकते हो, सुन सकते हो। ऐसी शक्ति भगवान ने मनुष्य को ही दी है। इस प्रकार की शक्ति किसी और प्राणी में संसार में नहीं है। तो लेखक मानते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होने का दावा करता है। लेकिन जब हीरा और मोती, यहाँ पे इस कहानी में क्या होता है कि हीरा और मोती जो रहते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं, एक दूसरे के भाव समझ जाते हैं। और पशु हैं, पशु होते हुए मन के विचार समझ जाते हैं, एक दूसरे की दुख तकलीफ को समझ जाते हैं। तो लेखक को ऐसा लगता कि जरूर इनको कोई गुप्त शक्ति होगी तभी एक दूसरे के मन की, जबकि तो ये तो जानवर हैं, ये कैसे समझ सकते हैं? जानवर तो जानवर होते हैं, वो एक किसी की बात समझते नहीं, सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तो कैसे इनको समझ में आता है? तो इसलिए लेखक ने यहाँ पे बताया है कि अवश्य उनमें कोई गुप्त शक्ति रही होगी तभी वो एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। लेखक ने यहाँ इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि जब वो गया के घर में रहते थे, काम करते थे, दिन भर उनसे काम लिया जाता था, उनको कोई भी प्यार नहीं करता था, ना कभी उनके ऊपर कोई हाथ फेरता था, ना उनको कोई अच्छा खाने को भी नहीं दिया जाता था। सिर्फ एक समय खाने को भूसा दे देते थे, सूखा खाना देते थे। कितना भी अच्छा आपको खाने को दिया जाए और यदि वो खाना प्यार से न दिया जाए, कोई आपसे पूरे समय दिन भर डांटते रहे और फिर अच्छी खाने को खीर पूड़ी दे दे तो वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो खाना आपको बिल्कुल खराब लगेगा क्योंकि आपके मन को खुश नहीं कर रहा है। वो खाना ऐसा होना चाहिए, या आपसे कोई प्यार से बात कर ले और खाना आपको सूखा भी दे, दिन में कोई भी चीज़ खाने को मिल जाए लेकिन सब लोग बहुत प्यार करें तो आपको उस खाने की कमी नहीं अखरती है, खाने की कमी नहीं खलती है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया है कि जो वो लड़की आती थी रात में, हीरा और मोती को जब रात में वो लड़की आके दोनों को एक एक रोटी जब दे के जाती थी तो ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा खाना मिल जाता था और बहुत खुश हो जाते, लेकिन उस लड़की के प्रेम को देख के उनका हृदय बहुत खुश हो जाता था। उनको समझ में आता था कि यही एक लड़की है जो हमसे प्रेम करती है, जो हमको स्नेह करती है और चुपके से आके हमको डेली एक रोटी दे के जाती है। तो वो प्यार वो लोग समझते थे। तो वो
डेली वेट करते थे कि कब वो लड़की आए, उनको प्यार से हाथ लगाए, उनको एक एक रोटी मुंह में खिला के जाए। तो ये प्यार उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला था। ये उनके हृदय को ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा पेट भर गया। खाना तो वही रूखा सूखा खाते थे, लेकिन वो एक रोटी की वो लोग प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि वो बहुत प्यार से खिलाई जाने वाली रोटी थी। यहाँ पे दोनों आशय मैंने स्पष्ट कर दिए हैं, और यदि आपको ऐसा फिर भी लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप क्लास में पूछ लेना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। 10th है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि। अब क्योंकि के बाद ऑप्शन दे दिए हैं, इन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही बताना है। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। इसमें सबसे सही यही है कि गया पराये बैलों पर, मतलब वो दूसरे से बैल खरीद के लाया, मतलब कुछ समय के लिए लाया था अपने बहन के यहाँ से बैल, तो वो नहीं चाहता था कि ये दूसरे के बैलों पे मैं इतना खर्चा करूं, इनको अच्छा खासा खिलाऊं। उसको सिर्फ काम के लिए बैल चाहिए थे, वो उनसे काम लेता था, लेकिन उसके मन में भावनाएं अच्छी नहीं थी, इसलिए वो उनके ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता था। अब आप लोग यहाँ पे रचना और अभिव्यक्ति, भाषा अध्ययन, ये सब कॉपी वर्क नहीं है, ये ग्रामर का पोर्शन है। तो ग्रामर जब मैं आपको करवाऊंगी तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पेज नंबर 21 पे यहाँ पे पूछा है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये वाक्य आपने पढ़े होंगे 8th क्लास में, वाक्यों के प्रकार पढ़े होंगे। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य मतलब सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, विधि सूचक, विधानवाचक और प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, संबंधवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं जो आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे, और आगे आने वाले हम पीरियड्स में भी ये वाक्य पढ़ने वाले। मैं आपको अच्छे से वाक्य एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैं इसको आपको लिखवा नहीं रही हूँ, यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। दीवार पर गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं उनमें 3 वाक्य बताए मैंने। सरल, राम जा रहा है, ये सरल वाक्य है ना, क्योंकि एक ही सेंटेंस होता है, वो पूरा सेंटेंस होता है। एक वाक्य पूर्ण जब दिया जाता है वो सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में 2 पूरे पूरे वाक्य रहते हैं, उनको जोड़ने के लिए जो शब्द बीच में यूज किया जाता है उसकी वजह से वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। 2 छोटे छोटे वाक्य, उनको पूरा करने के लिए बीच में जो जोड़ने के लिए शब्द लगाया जाता है, उसको जोड़ के वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। राम जा रहा है या राम सुबह आया और शाम को चला गया। राम सुबह आया एक पूरा वाक्य है, शाम को चला गया ये भी पूरा वाक्य है, लेकिन दोनों वाक्यों को जोड़ा हमने कैसे, और से। राम सुबह आया और शाम को चला गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए जोड़ा जाता है, और शब्द का प्रयोग किया जाता है, या शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो संयुक्त वाक्य होता है। तीसरा है मिश्र वाक्य। 2 इनकम्प्लीट सेंटेंसों को जोड़ा जाता है, अपूर्ण वाक्यों को, तो बीच में लगाया जाता है कि, यद्यपि, यहाँ या वहाँ, करो या मरो, जो भी हो, किया भी और नहीं भी। ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, जाओगे, तुम स्टेशन जाओगे तो ट्रेन मिलेगी, तुम स्टेशन जाओगे, ये इनकम्प्लीट वाक्य है ना, आपको समझ में आया। तुम स्टेशन जाओगे, तुम स्टेशन जाओगे तो ट्रेन मिलेगी, ये बीच में तो लगाया। माँ ने कहा कि, अभी माँ ने कहा कि वह शाम को आएगी, माँ ने कहा कि,
इनकम्प्लीट सेंटेंस है, शाम को आएगी, कौन आएगी, क्या आएगी, ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसलिए दोनों को, अपूर्ण वाक्यों को, इनकम्प्लीट सेंटेंस को जोड़ने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है और दोनों को जोड़ के जब पढ़ा जाता है तो वो संपूर्ण वाक्य मतलब कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो माँ ने कहा कि वह शाम को आएगी, ये बन गया। की जब लगाया तो ये बन गया मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, ये मिश्र वाक्य है। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, संयुक्त वाक्य है। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, ये संयुक्त वाक्य है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर, मिश्र वाक्य है। दीवार का गिरना था कि अपूर्ण वाक्य है। अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, क्या, कहाँ, कैसे, जब तक आप बीच में कुछ शब्दांश को जोड़ के उनको पूर्ण नहीं करोगे उस वाक्य पूर्ण नहीं होते। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है। जब हम वाक्य पूरा पढ़ेंगे, वाक्य के भेद पढ़ेंगे, वाक्य क्या होते हैं, ये आपके ग्रामर पोर्शन में जब क्लास लगेगी तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगी और आपको लिखवाऊंगी भी। कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आपका होमवर्क है, ये मैं आज आपको डालूंगी क्लास में, तो ये आपको करना है। आपको PDF ओपन करना है, जिसने फोटोकॉपी करवाई है उसको खोलना है और उसमें से 5 मुहावरे आपको कॉपी में लिख के 5, 4 जो भी आपको मुहावरे मिल रहे हैं, मुहावरे बहुत सारे हैं। ईंट से ईंट बजा देना, ये भी मुहावरा है। जी तोड़ काम करना, गम खाना, 9-2-11 हो जाना, ये भी है। बेदम होना, दांतों पसीना आना, सोता पड़ जाना, बहुत सारे इसमें मुहावरे दिए हैं इस कहानी में। तो आपको उनको ढूंढना है और उनको लिखकर और उनके वाक्य बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे है आपको ये शब्दार्थ दिए, तो शब्दार्थ आपको कॉपी में उतारना है। शब्दार्थ भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, पेज 22 और 21 पे है। ये आपको लिखना है, मैं आपको उसका वो पिक्चर भी सेंड करूँगी। तो ये आपको कॉपी में आज उतारना है, ये आपका आज का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। राहुल सांकृत्यायन जी का है ल्हासा की ओर, ये यात्रा संस्मरण है, तो इसको हम पढ़ेंगे। उन्होंने ल्हासा के बारे में लिखा है, तो ल्हासा के बारे में पूरा पढ़ेंगे, राहुल सांकृत्यायन के बारे में पढ़ेंगे और ये कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको होमवर्क सेंड कर रहे हैं, होमवर्क आप कीजिए। कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए, बाय एवरीवन।